फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चरक सूत्र 8th चैप्टर इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें मेनली पढ़ना क्या क्या है, पंचपंचक, मन के बारे में, फिर अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, फिर सद्वित। ठीक है, तो सद्वित से क्वेश्चन आता है और पंचपंचक से कभी पूछ लिया जाता है, मतलब सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको मेन ये याद रखना है कि रेफरेंस के लिए यहाँ पे सद्वित का वर्णन है। ठीक है, रेफरेंस के लिए कि क्वेश्चन आ सकता है कि चरक में सद्वित का वर्णन कहाँ गया है, तो चरक सूत्र 8th उपक्रमणीय अध्याय में सद्वित का वर्णन है। ठीक है, आपको इसका रेफरेंस याद रखना है। और पंचपंचक का भी पंचपंचक कहाँ वर्णन है, चरक सूत्र 8th में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सद्वित का रेफरेंस है। ठीक है, सद्वित कहाँ बताया चरक ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले पंचपंचक। पंचपंचक मतलब 5 के 5, मतलब 5 into 5। ठीक है, 5 5 25 है। पंचपंचक 2 बार 5 है ना, तो मतलब ये भी 5 है और उन पांचों के अंडर में भी 5 चीज है। ठीक है, तो जैसे देखो 5 क्या है, पंच इंद्रिय, पंच इंद्रिय द्रव्य, पंच इंद्रिय अधिष्ठान, पंच इंद्रिय अर्थ, पंच इंद्रिय बुद्धि। तो देखो चैप्टर का नाम क्या, जैसे इंद्रिय उपक्रमणीय, तो इंद्रिय होती है ना, तो यहाँ पे इंद्रिय इंद्रिय है सब। पंचपंचक मतलब इंद्रिय से रिलेटेड। ठीक है, ये 5 लेकर इसको आप पंच पढ़ेंगे, पंच इंद्रिय। ठीक है, ये सब ऐसे आएगा क्वेश्चन। अब इनके अंदर कुछ चीजें बताई गई है। आपको क्या याद रखना है कि पंचपंचक में पहले आते क्या है, इंद्रिया, इंद्रियों के द्रव्य, फिर इंद्रियों के अधिष्ठान, फिर अर्थ इंद्रियों के, और फिर उनकी बुद्धि। ये 5 चीजें आपको याद होनी चाहिए कि पंचपंचक में है क्या। ठीक है, अब इनके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, कि 5 इंद्रिया कौन सी है हमारे, यहाँ पे ज्ञान इंद्रियों की ही बात की गई है। तो हमारे 5 सेंसेस कौन सा है ना। तो देखो श्रोत इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय जिनसे हम सुनते हैं, स्पर्शन इंद्रिय स्किन, ठीक है, स्पर्श का ज्ञान होता है जिससे, फिर चक्षु इंद्रिय जिससे हम देखते हैं, फिर रसन इंद्रिय जिससे हमें टेस्ट का ज्ञान होता है, फिर घ्राण इंद्रिय जिससे हमें स्मेल का ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये 5 इंद्रिय है। आपको पता क्या रखना है कि यहाँ पे क्या वर्ड आया, जैसे इधर अक्षय वर्ड नहीं आया, इधर चक्षु वर्ड आया है, ये याद रखना है आपको। यहाँ पे रसन वर्ड आया है, जैसे आपको ये तो याद रहेगा, ठीक है, बट आप जीवा इंद्रिय लिख दोगे कभी या अक्षर इंद्रिय लिखोगे, वो गलत होगा। आपको क्या लिखना है, चक्षु वर्ड, चक्षु वर्ड है आंखों के लिए, इंद्रिय में आंखों के लिए चक्षु वर्ड है। ठीक है, चक्षु इंद्रिय, और जीवा में रसन इंद्रिय, नाक के लिए घ्राण इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय। त्वक इंद्रिय नहीं लिखोगे, त्वक इंद्रिय लिखोगे तो गलत हो जाएगा। श्रोत इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय नहीं होगा वो। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान देना है। वैसे तो इजी है, बट इसमें वर्ड्स में ध्यान देना कि क्या आया, श्रोत्र, स्पर्श, चक्षु, रसन, घ्राण। ठीक है, अब आता है इनके द्रव्य। पंचेंद्रिय द्रव्य में क्या होता है, महाभूत। ठीक है, महाभूत होता है इनमें कि किसमें कौन से महाभूत होता है। तो ये सबको पता ही होता है कि श्रोत मतलब कान, वो क्या होता है, आकाश होता है, उसमें ख मतलब आकाश, और स्पर्श में वायु, चक्षु में अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, क्रमशः। ये सबको पता होता है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अगर ये किसी को सीक्वेंस याद नहीं होता तो मैं उसकी थोड़ा ट्रिक बता देती हूँ कि जैसे सबसे पहले देखो आसमान दिखता है ऊपर, तो आसमान सबसे पहले आकाश हो गया, फिर आकाश में क्या होती है, वायु होती है, तो वायु होगी, फिर उसके बाद क्या है, कहीं आग लगी हुई है। ठीक है, आग है तो आग आ गई, अग्नि आ गई, उसके बाद तो फिर आग को बुझाने के लिए क्या फेंकेंगे हम, जल, पानी, तो अग्नि के बाद आएगा जल, और फिर लास्ट में पृथ्वी। हो गया ना यार, ये सीक्वेंस वाइज याद करो ये। ठीक है, ये भी सीक्वेंस वाइज। अब इनके अधिष्ठान, ठीक है, कि ये कहाँ पर इंद्रियां स्थित है। ठीक है, अब देखो इधर आएगा कर्ण, त्वचा, अक्षय, जीवा, नासिका। इधर आ रहा है नासिका, कर्ण, त्वचा। यहाँ पे क्या था, श्रोत्र, स्पर्शन, रसन, घ्राण। ठीक है, बट यहाँ पे आया वर्ड, जीवा वर्ड आया है ना, नासिका वर्ड आया है, कर्ण वर्ड आया है, त्वचा वर्ड आया है, और अक्षय। ठीक है, तो देखो डिफरेंट आ रखे हैं ना, पूरे अधिष्ठान में डिफरेंट है और इंद्रिय में डिफरेंट है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, है ना। आपको याद रखना कि ये कहाँ है और ये कहाँ है, मतलब चक्षु इंद्रिय में तो चक्षु है, बट अधिष्ठान अक्षी है। ठीक है, अक्षी आंख, ये सब याद रखना है। ठीक है, अब आता है पंचेंद्रिय अर्थ, मतलब अर्थ, इनका ये ग्रहण किस किस चीजों का करता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये भी सबको याद रहता है सीक्वेंस वाइज, है ना। तो ये क्या होता है ना, एक्चुअली महाभूत के अर्थ होता है ना। शब्द होता है आकाश का अर्थ, और स्पर्श होता है वायु का अर्थ, रूप होता है अग्नि का, ऐसे जल का होता है रस, पृथ्वी का होता है गंध। ठीक है, पंचेंद्रिय अर्थ। अब अर्थ का मतलब क्या होता है, देखो अगर किसी को नहीं पता है, अर्थ का मतलब होता है कि उनके विषय, वो किसका ग्रहण करता है ना। जैसे आकाश में शब्द रहता है। ठीक है, तो ऐसे आकाश किस में होता है, आकाश होता है हमारी श्रोतेंद्रिय में। ठीक है, श्रोतेंद्रिय में जिसका अधिष्ठान है
कर्ण, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, शब्द, शब्द उसका अर्थ होता है, क्योंकि हमारे कान जो होता है वो शब्द का ग्रहण करता है। शब्द मतलब साउंड, कोई भी साउंड होती है वो उसका ग्रहण कौन करता है, कान, कर्ण। और कर्ण में कौन सी इंद्रिय होती है, श्रोतेंद्रिय, ठीक है। ये समझ आ गया ना आपको कि श्रोतेंद्रिय ग्रहण करती है शब्द का, और ऐसे स्पर्शन इंद्रिय ग्रहण करती है स्पर्श का, ठीक है। ऐसे चक्षु इंद्रिय ग्रहण करती है रूप का, कोई भी रूप है, मतलब कोई भी अगर वस्तु है, किसी का भी शेप है वगैरह, उसको हम किससे देखेंगे, आंख से, ठीक है, अक्षय से। तो चक्षु इंद्रिय ग्रहण कर रही है रूप का। इसी प्रकार रसन इंद्रिय रस का, टेस्ट, कौन सा रस कैसा है, तो रसन इंद्रिय से। और घ्राण इंद्रिय गंध का। ये अर्थ का मतलब भैया विषय कि क्या क्या चीजों का वो ग्रहण कर रहा है, ठीक है। अर्थ का मतलब होता है विषय, और यही सेम होता है महाभूतों के भी अर्थ, मतलब महाभूतों के भी विषय, ठीक है। अगर आएगा कि आकाश का अर्थ क्या होता है, तो शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस, पृथ्वी का गंध, ठीक है। अब लास्ट आता है पंचेंद्रिय बुद्धि। बुद्धि बहुत ईजी है, जो भी इंद्रिय है ना, यहाँ पे जो भी हमने इंद्रियां देखी है इनके आगे बुद्धि लगा देना है बस। जैसे श्रोत इंद्रिय थी तो श्रोत बुद्धि, फिर स्पर्श इंद्रिय तो स्पर्श बुद्धि, चक्षु इंद्रिय चक्षु बुद्धि। तो देखो इंद्रिय प्लस बुद्धि, जो भी जिसकी इंद्रिय थी उसके आगे बुद्धि लगा दो तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, इंद्रिय, इंद्रिय द्रव्य, अधिष्ठान, अर्थ और बुद्धि, ठीक है। बुद्धि तो बहुत ईजी है, इंद्रिय के आगे बुद्धि लगा देना, हो गया, ठीक है। अब अधिष्ठान में क्या है, वो ऑर्गन, जैसे कान, नाक, आंख, देखो कर्ण, त्वचा, अक्षि, जीवा, नासिका, ठीक है। अब द्रव्य में क्या है, महाभूत आ जाएंगे, ठीक है। ये तीनों याद हो गया आपको, इंद्रिया, द्रव्य, महाभूत। अब आता है अर्थ, अर्थ भी याद हो जाएंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। बुद्धि तो बहुत ईजी है, तो ठीक है, ये बहुत ईजी था, है ना, बट ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। अगर आप बीएमएस में हो तब भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, अगर पीजी की प्रिपरेशन करो तब भी, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ईजी टॉपिक्स है बट स्किप कर जाता है माइंड से। हम सोचते हैं यार इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं, हमें याद रहेगा, बट जब पेपर में आता है तो फिर स्किप हो जाता है माइंड से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है पंचेंद्रिय बुद्धि के बारे में। तो जो ये पंचेंद्रिय बुद्धि है ना, ये चरक ने दो प्रकार की बताई है, क्षणिक और निश्चयात्मक, ठीक है। तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि चरक ने बुद्धि कितने प्रकार की बताई है, दो, क्षणिक और निश्चयात्मक। और इसने कौन सी बुद्धि बताई है, पंचेंद्रिय बुद्धि। अगर एग्जाम में आता है पंचेंद्रिय बुद्धि चरक के अकॉर्डिंग, तब भी आप यही लिखोगे, अगर आता है सिंपल बुद्धि तब भी आप यही लिखोगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मन के बारे में। तो पहले मन के हम पर्याय देखेंगे, इसके पर्याय क्या होता है, अतीन्द्रिय, सत्व और चेत, ठीक है। अतीन्द्रिय मतलब सबसे सुप्रीम वाली इंद्रिय होती है, ठीक है, इंद्रियों के अंदर से काउंट किया गया है, ठीक है। इसे हम उभय इंद्रिय बोलते हैं। इंद्रिय 11 होती है ना, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और प्लस 1 मन, ठीक है। तो इसे अतीन्द्रिय भी कहता है, प्लस उभय इंद्रिय भी कहता है, और सत्व कहते हैं इसको, और चेत, ठीक है। अब इसके अर्थ, अर्थ मतलब विषय, ये किन किन विषयों का ग्रहण करता है, तो चिंत्य, विचारे, ऊहे, देह, संकल्प, 5 विषय, इसके 5 विषय, ठीक है। चिंत्य मतलब चिंता करना, विचार करना, फिर ऊहे मतलब तर्क वितर्क करना, तर्क वितर्क की क्षमता, ठीक है। ध्येय मतलब किसी का ध्यान करना, फिर संकल्प, कोई भी हम संकल्प लेता है कि यार मुझे ये तो करना ही करना है, दृढ़ निश्चय, वो भी मन के अंदर आता है, मन के विषय है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मन के विषय कितने होते हैं, संख्या कितनी होती है, 5, और इसके अंदर होते क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है इसके बारे में 2 कोटेशंस कही गई है मन के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो पहली कोटेशन क्या कहती है, चेष्टम, चेष्टा, प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम, ठीक है, प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम। इसका मतलब क्या है कि सारे इंद्रियों की चेष्टा में सहायक होता है, इंद्रिया मन के द्वारा ही अपनी चेष्टा करती है। देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि जैसे कभी नहीं होता, सामने टीवी चली है बट हमारा ध्यान कहीं और है, फोन में लगे हैं हम या कुछ और कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि टीवी में चल क्या रहा है, जबकि टीवी हमारी कितनी इंद्रियों को ग्रहण कर रहा है, श्रोत, उसमें साउंड है तो हम सुन भी रहे हैं, प्लस आंखें, हम देख भी रहे हैं, दिख रहा है ना उसमें कि हो क्या रहा है, बट हमें पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है। और ऐसे जैसे कभी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं अगर उनकी बातों में, तो हमें समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। तो क्यों होता है वो सब, क्योंकि हमारा मन ही वही नहीं है। ऐसे जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो कितनी बार हमें समझ नहीं आता है क्या पढ़ा के चला गया, हमें सेंटेंस ही इवन याद नहीं होता कि टीचर ने लास्ट सेंटेंस क्या बोला, क्यों, क्योंकि हमारा मन नहीं है वहाँ पे, है ना। तो जो भी इंद्रियां होती है उनको ग्रहण करने में मन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मन के द्वारा ही इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करती है। तो इंद्रियों की जो चेष्टा है वो मन के द्वारा ही होती है, ठीक है। तो यही लिखा है, चेष्टम, चेष्टा, प्रत्यय भूतम इंद्रियाणम, इंद्रियों की चेष्टा में सहायक होता है मन, ठीक है। तो आपको ये कोटेशन आ जाएगी कि ये कोटेशन किसके लिए कही गई है, तो मन के लिए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कोटेशन, मनः पुरः सराण इंद्रियाणार्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति। इसमें भी यही कहा है आपको ना, देखो या तो फिल इन द ब्लैंक्स देंगे तो ये मन हटा देंगे, यही नहीं देंगे,
यहाँ से देंगे आपको पुरः से, ठीक है। पुरः मतलब शरीर, पुरः सराण इंद्रियाणि अर्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति, मतलब इसके द्वारा इंद्रियां अपने अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ होती है, ठीक है। मीनिंग सेम सेम ही चल रहा है बट आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आती है ये, ठीक है। एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा। देखो इसका मीनिंग खुद ही समझ आ रहा है। पुरः मतलब शरीर में, सराण इंद्रियाणि, इंद्रियाणि अर्थ ग्रहणम समर्थानि भवन्ति, मतलब इंद्रियां अपने अर्थ का ग्रहण करने में समर्थ होती है। तो किसके लिए कहा गया ये? मन के लिए, ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो ये याद रख लो कि पुरः से स्टार्ट हो रहा है, जो भी कोटेशन पुरः से स्टार्ट हो रही है वो मन के लिए कही गई है, ठीक है। मन के इंद्रिय आ रहा है और पुरः से स्टार्टिंग है तो मन के लिए कही गई, यही ट्रिक है इस कोटेशन की, ठीक है। ये वाली कोटेशन ज़्यादा पूछी जाती है, पुरः वाली। अब नेक्स्ट आता है मन की संख्या कितनी है। मन एक ही होता है, ठीक है। और आगे कहा गया इसके बारे में कि ये अणु होता है, बहुत छोटा होता है, और इसके गुण क्या है, यही इसके गुण भी हैं कि एक और अणु। मन के विषय कितने हैं? 5, और इसके गुण कितने हैं? 2, एकत्व च अणुत्व, ठीक है। 2 गुण है, एकत्व च अणुत्व, संख्या भी एक ही है, एक है, ठीक है। हो गया ये। अब नेक्स्ट आता है अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। इसके अंदर 4 चीजें आती है, मन, मनोअर्थ, बुद्धि, आत्मा, ठीक है। मन, मनोअर्थ मतलब मन के अर्थ, मन के विषय कितने थे? जो 5 ही है, हमने पढ़ा है, ठीक है। मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा। इसकी ट्रिक क्या है देखो, MBA से याद रखो, जैसे MBA, M से मन और मन के अर्थ, ठीक है। B से बुद्धि, A से आत्मा, तो MBA अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह मतलब MBA। M से 2 आएंगे, मन, मन के अर्थ, B से बुद्धि, A से आत्मा, हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सद्वृत्त, ठीक है। तो सद्वृत्त क्या होता है? ऐसे वृत्त मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें फॉलो करनी चाहिए। सद्वृत्त में मेनली होता है कि हमें खाना है तो ऐसे ऐसे खाना है, कि हमें बात कैसे करनी है सामने वाले से, हमारा आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, सोसाइटी में मतलब सोशल बिहेवियर हमारा कैसा होना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें आती है सद्वृत्त में। तो कहा गया है कि इन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इनको अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या होता है? अर्थद्वय प्राप्ति होती है। और ये अर्थद्वय के अंदर क्या क्या आता है? 2 चीज़ें, आरोग्य और इंद्रिय जय, ठीक है। आरोग्य मतलब तो हेल्थी रहते हैं हम, और इंद्रिय जय मतलब कि हमारे इंद्रियों में कंट्रोल होता है, ठीक है। हमारी इंद्रिय हमें कंट्रोल नहीं करती, हमारा कंट्रोल होता है हमारी इंद्रियों में। इंद्रिय जय ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सद्वृत्त से क्या क्या चीज़ें होती है। तो आरोग्य, इंद्रिय जय आपको याद रखना है, ये दोनों मिलता है सद्वृत्त से। अब देखो सुश्रुत ने कहा सद्वृत्त का वर्णन किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत चिकित्सा 24 अनागत बाधा प्रतिषेध अध्याय में, ठीक है। और चरक ने कहा वर्णन किया है? सूत्र 8 इंद्रिय उपक्रमणी अध्याय में, ये याद रखना आपको। एक स्वस्थवृत्त, एक सद्वृत्त, कहाँ कहाँ वर्णन किया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है ना, जो भी सद्वृत्त बताया ना कि किन किन का पालन करना है, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में मैंने उनका कंपाइल किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे सद्वृत्त हैं। क्या है ये? सद्वृत्त, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको ये इनका ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले क्या है ना, सर्व अभिसंगी, इसका मतलब सभी पे डाउट नहीं करना चाहिए। अभिसंगी मतलब शक करना, ठीक है। हमें सब लोगों पे डाउट नहीं करना चाहिए कि जैसे कोई लोग होते हैं ना कि कोई कुछ हेल्प भी करा तो उसको डाउट से देखते हैं, शक की नज़र से, अच्छा इसने मेरी हेल्प करी तो क्यों करी, इसका कोई मतलब होगा तभी इसने मेरी हेल्प करी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, सभी पे शक नहीं करना है। ना सर्व अभिसंगी मतलब सभी लोगों पे डाउट शक नहीं करना है। फिर ना सर्वकाल विचारी मतलब हर टाइम सोच विचार नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग देखोगे अब हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है ना, तो ना सर्वकाल विचारी, हर टाइम सोच विचार भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर त्रिपक्ष से केश शमशु लोम नखान संहारित मतलब त्रिपक्ष मतलब 3 टाइम्स पक्ष फॉर 15 डेज। पक्ष पता होगा आपको, एक पक्ष कितने दिन का होता है? 15 दिन का, ठीक है। तो पक्ष में 3 बार केश शमशु लोम नख मतलब जो हमारे बाल हैं, जो केश हैं, ये नाखून है जो, इन सबको काटना है, ठीक है। 15 दिन में 3 बार नेल्स का काटना है हमने, ऐसे याद रखो, ठीक है। केश शमशु मतलब दाढ़ी के बाल, लोम नख, ठीक है, इनको काटना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे आता है कि नाखूनों को कितने बार काटना चाहिए, चरक में क्या बताया? तो 15 दिन में 3 बार काटना है नाखूनों को, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट आता है प्राक श्रमात व्यायाम वर्जी मतलब प्राक मतलब पहले, श्रम मतलब थकने के, थकान से पहले ही व्यायाम को रोक देना चाहिए। अगर हम जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें इसका वेट नहीं करना है कि हम जब थके हम तब रोकेंगे एक्सरसाइज को। कोई जिम भी जाता है, खुद ही एक्सरसाइज करता है, रनिंग करता है, तो थकान होने से पहले उसे रोक देना चाहिए, ठीक है। फिर ना उच्च हंसे, ज़्यादा तेज के नहीं हंसना चाहिए। फिर भोजन कैसे करना है? हमने भोजन उत्तर दिशा में मुँह करके करना है, ठीक है। जब भी हम खाना खा रहे हैं तो हमारा फेस उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। फिर है पूर्व अभिभाषी मतलब जैसे अगर हमें कोई मिल रहा है, कोई परिचित, कोई नोन पर्सन मिल रहा है तो पहले हमें उससे बोलना है,
हालचाल पूछना है। हमें वेट नहीं करना कि वो हमें देख के स्माइल करेगा तभी हम स्माइल करेंगे, या वो हमसे कुछ बात करेगा तभी हम करेंगे। सदवृत ये कहता है कि अगर हमें कोई पर्सन मिल रहा है तो खुद ही उसको नमस्कार करे, उसका हालचाल पूछे, हाय हेलो बोले, ठीक है। पूर्व मतलब पहले, अभिभाषी, भाषी मतलब बोलना, कोई मिले तो पहले, उससे पहले आपको बोलना है, ठीक है। ना अनृत ब्रूयात, मतलब अनृत मतलब झूठ, ब्रूयात मतलब बोलना, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। फिर न अजानु समम कठिन आसनम अध्यासित, मतलब अजानु, हमें बैठने के सदवृत में क्या कहा है कि जानू मतलब घुटना, जो हमारा नी का हाइट होती है उसके बराबर आसन में हमें बैठना है। तो न अजानु मतलब जो नी के बराबर हाइट वाला आसन नहीं है, उससे बड़ा है या उससे छोटा है, उसमें हमें नहीं बैठना है। प्लस कठिन आसन में, कठिन आसन में भी नहीं बैठना है, ज्यादा कठोर आसन में नहीं बैठना है। तो बैठने के बारे में क्या बोला है, अजानु में नहीं बैठना और कठिन में नहीं बैठना है। ये अजानु है, ठीक है। न के आगे आ की मात्रा है, समझ आ रहा है ना आपको। अब आता है रत्न घृत पूज्य देवगण आदि स्पर्श किए बिना घर से बाहर न जाए, मतलब इन सबको स्पर्श करके ही घर से बाहर जाए। फिर आता है न पर्युषितम अन्यत्र, पर्युषित होता है बासी, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, एक्सेप्ट, ठीक है। अन्यत्र मतलब एक्सेप्ट, नॉर्मल हम बासी खाना नहीं खाएंगे, नहीं खाना चाहिए, बट कुछ एक्सेप्शन है, उनको हम बासी खा सकते हैं। वो एक्सेप्शन क्या है, मांस, हरितक, शुष्क शाक, फल, भक्ष, ठीक है, इनको हम बासी खा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। पर्युषित वाला कि किन किन को छोड़ के नहीं खाना है, ये मांस, हरितक, शुष्क शाक, फल, भक्ष, इनको हम बासी खा सकते हैं। अब क्या है दही के बारे में, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, ना नक्तम दही भुंजीत, ठीक है। फिर अब क्या आता है ना अति दीर्घ सूत्री, मतलब लंबे लंबे सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अति दीर्घ सूत्री, ज्यादा लंबे लंबे सूत्र नहीं बोलना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, अध्ययन नहीं करना चाहिए। कब कब हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए, मतलब पढ़ाई हमें कौन कौन सा टाइम पे नहीं करनी चाहिए, जब अकाल हो, मतलब टाइम ना हो, फिर बिजली चमक रही हो बाहर, ठीक है। पहले क्या होता है ना, देखो कि लाइट तो थी नहीं, है ना, जिस टाइम पे संहिता लिखी गई है लाइट नहीं थी, तो लोग बाहर सूरज की रोशनी में ही पढ़ते थे, ठीक है। तो जब बिजली चमक रही होगी तो कैसे पढ़ेगा कोई इंसान, है ना, बिजली तो गिर जाएगी। तो यही कहा गया, अकाल मतलब यह कि बारिश आ रही है, बहुत आंधी तूफान चल रहा है, ठीक है। और बिजली, जब बिजली चमके, फिर चंद्र सूर्य ग्रहण के टाइम नहीं करते, फिर संध्या के टाइम नहीं करते, अमावस्या में नहीं करते, ठीक है। ये हो गया अध्ययन के सदवृत। अब आता है मैथुन, मैथुन कब कब नहीं करना है, प्रातःकाल, सायंकाल, अमावस्या में, ठीक है। अब आता है सत्तू से रिलेटेड सदवृत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे दही से रिलेटेड बताया ना, दही कैसे करना है, क्या खाना है ना, तो वैसे सत्तू के बारे में बताया। सत्तू नो प्रयोग, मतलब सत्तू का प्रयोग नहीं करना है। कब कब नहीं करना है, केवल प्रयोग नहीं करना, मतलब ओनली सत्तू, अकेला सत्तू नहीं खाना है, सत्तू को किसी किसी चीज में मिला के ही खाना है। अकेला सत्तू नहीं खाना है, केवल सत्तू, क्रॉस करा हुआ है ना, क्रॉस मतलब नो, ठीक है। केवल सत्तू का प्रयोग नहीं करना है, और रात में भी सत्तू नहीं खाना है, भोजन के बाद सत्तू नहीं खाना है, अधिक मात्रा में भी सत्तू नहीं खाना है, फिर 2 बार सत्तू नहीं खाना है, बीच बीच में जल पीते हुए सत्तू नहीं खाना है, प्लस दांतों से काट कर भी सत्तू नहीं खाना है, ठीक है। तो कितना कहा गया, 1 2 3 4 5 6 7 चीजें कही गई है जब जब हमें सत्तू का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, केवल ओनली सत्तू नहीं खाना है, रात्रि में भी नहीं खाना है, भोजन के बाद भी नहीं खाना है, अधिक मात्रा में भी नहीं खाना है, 2 बार भी नहीं खाना है, बीच बीच में जल पीते हुए भी नहीं खाना है, फिर दांतों से काट कर भी सत्तू नहीं खाना है, ठीक है। अब एक आखिरी चीज बचती है इस चैप्टर में, एक मंत्र कहा गया है कि आपोहिष्टे अपि स्पृशेत करके आगे आगे श्लोक है, ठीक है। तो ये मंत्र कहा गया है, किसके रेफरेंस में मंत्र कहा गया, फॉर सदवृत, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखो कि आपोहिष्टा करके जो भी कोटेशन अगर आ रही है आपोहिष्टा करके, वो किसके लिए है, सदवृत के लिए, ठीक है। वो मंत्र कहा गया है सदवृत के लिए, बस आपोहिष्टा याद रखो। आप आपोहिष्टा जैसे ही देखोगे सदवृत में टिक लगा दोगे आप, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।